तो हमारे आपके बीच में पिछले क्लास में एक्वारेजिया तक के कंसेप्ट को हम लोग कवर कर लिए थे। ठीक है, एक्वारेजिया में कुछ लोगों को दिक्कत थी, इसीलिए हम उसको दोबारा आज बता देते हैं। आज हम लोग वो टॉपिक कवर करेंगे कि अगर कोई मेटल है और उस मेटल को किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में डाल दें, या मेटल है एक धातु है और उससे किसी दूसरे धातु के विलयन में डाल दें, फिर उसके बाद क्या हमें मिलेगा। ठीक है, पहला टॉपिक ये कवर करेंगे। दूसरे टॉपिक ये कवर करेंगे कि कोई मेटल है यानी धातु है अपने अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, क्योंकि अभी तक तो हम धातु और अधातु को किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, लेकिन अब हम सीखेंगे कि धातु है वह अपने अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और उनके बीच में बंध का कौन सा बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इन सब चीजों को हम कवर करेंगे। अगर टाइम मिल गया तो हम लोग फिर सीखेंगे उसमें मिनरल्स क्या होता है, जो आप पढ़े ओर्स मिनरल्स माने खनिज अयस्क, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक चीजों को आज हम कवर कर सकें। ठीक है, आइए एक्वारेजिया का कंसेप्ट अगर हम बात करें तो एक्वारेजिया क्या होता है। तो हमने कहा था कि इसमें दो एसिड को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। एक होता है कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। हिंदी में बोलते हैं इसको सांद्र HCl और सांद्र H2SO4। इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो उसके बाद एक सॉल्यूशन बनता है। मान लीजिए इन दोनों को मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बनता है और उसी सॉल्यूशन को हम लोग एक्वारेजिया का नाम से जानते हैं। आपको पता है सॉल्यूशन कैसे मिलाना है? कहते हैं कि 3 लीटर अगर मान लो कि HCl लेते हो तो 1 लीटर H2SO4 लेना है। 3 लीटर HCl और 1 लीटर H2SO4 मतलब रेशियो हो गया 3:1। मतलब इससे इसको 3 गुना ज्यादा लेना है। आपको बताइए इतना खतरनाक ऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, इतना ज्यादा ये रिएक्टिविटी करता है कि इस सॉल्यूशन को अगर आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर जो एक्वारेजिया मिलाया गया और इसमें अगर आप सोना को डाल दो, गोल्ड को डाल दो, प्लेटिनम को डाल दो, उसको गला देने की टेंडेंसी रखता है, उसको जला देगा, पूरा गला के एकदम खत्म कर देगा। ये टेंडेंसी होता है उसके पास। हम कहते हैं कि अगर आप अकेले इन दोनों अम्लों को मिला दो, मतलब आप HCl में सोना डालो, चांदी डालो, तो उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों को मिलाकर आप अगर गोल्ड इसके अंदर डाल दो या प्लेटिनम डाल दो तो उसको सबको ये गला देने की टेंडेंसी रखता है। यही है एक्वारेजिया। इसी को आगे चलकर हम लोग रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग रॉयल वाटर कहते हैं, रॉयल जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहानी था। चलिए अब हेडिंग डालिए, हाउ मेटल रिएक्ट विथ मेटल सॉल्यूशन। हाउ मेटल रिएक्ट विथ या मेटल सॉल्ट, ऐसे लिखो, हाउ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ मेटल। धातु लवण के विलयन के साथ, धातु लवण के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है, धातु कैसे अभिक्रिया करती है। देखिए अगर हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें तो क्या समझिए, इसके लिए हम एक काम करेंगे। सबसे पहले 2 कील लेंगे। कील समझते हो ना, ठोकने वाला। एक जो होगा वह कॉपर का होगा और दूसरा जो होगा वह आयरन का होगा। एक कॉपर का और एक आयरन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दोनों में बराबर हम सॉल्यूशन भर देते हैं। दोनों में बराबर क्या किया हम लोग, सॉल्यूशन भर दिए। ठीक है, और इसे एक स्टैंड में फिट कर दिए। हो गया फिट ये एक स्टैंड में। अब क्या करेंगे, एक में हम क्या करते हैं कि CuSO4 भरते हैं
और एक में हम लोग FeSO4। ठीक है, एक में हम लोग कॉपर के सल्फेट और एक में हम लोग आयरन के सल्फेट को भर देते हैं। अब क्या करेंगे? ठीक, अब यहां पर 2 स्टैंड लगाएंगे। और एक स्टैंड को यहां से धारा लगाकर इस कॉपर का रॉड इसमें डुबो देंगे। ये होगा आपका आयरन का रॉड। कॉपर वाले में आयरन के रॉड और आयरन वाले में कॉपर का रॉड डाल देंगे। ठीक है, और डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अगर हम मान लीजिए कि कॉपर को मेटल ए मान लें और आयरन को मेटल बी मान लें, इसे हम लोग मेटल ए और इसे हम लोग मेटल बी मान लें। ठीक है, मतलब कि जब मेटल ए को किस में डाला गया है, ए को किस में डाला गया, बी के सॉल्यूशन में डाला गया, तो बी के मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो क्या बनेगा? बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए और यहां से मेटल बी जो होगा वह बाहर निकल जाएगा। मतलब कि अगर यहां पे धातु ए को बी का लवण में डालते हैं, अगर लवण विलयन में डालते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? ए का लवण विलयन मिलेगा और साथ में बी धातु मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर यही चीज उलाट दें तो मेटल बी को यहां रखेंगे तो क्या होगा? ए का सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा और यहां पर बी का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा और ए मेटल मिलेगा। समझो कैसे? हम धातु ए को क्या माने हैं? कॉपर। तो कहा कि अगर कॉपर के में अगर FeSO4, ये आयरन का सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे है? तो कहते हैं कि जब FeH2SO4 के साथ, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये एक मेटल है, जब यहां पर इसके साथ मिलता है तो बनता है FeSO4 प्लस H2। तो आपको कहे थे ना कि जब धातु अम्ल के साथ मिलता है तो धातु का लवण का निर्माण करता है, पहले पढ़ा चुके हैं। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, याद है? पहले हम पढ़ा चुके हैं इसी चैप्टर में। तो ये मेटल के सॉल्ट है, इसके साथ रिएक्शन करता है। तो ये कॉपर जो है वह +2 पे काम करता है। Fe+2 और SO4-2, अब ये इसके साथ मिल जाता है तो बना लेता है CuSO4 और ये बनता है Fe। तो क्या बनेगा यहां से? CuSO4 और प्लस Fe। जरा देखो तो ये कॉपर A है, ये B के सॉल्यूशन के साथ मिला, अब ये A का सॉल्यूशन और यहां से B बाहर निकल गया कि नहीं? आपको याद होगा जब हम पढ़ाए थे पहला चैप्टर, वहां पर पढ़ाए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। वहां पर भी देखो तो यही तो हुआ था। यहां का जो सल्फेट था इसके पास आ गया और ये फेरस अलग हो गया तो विस्थापित हो गया कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल एक विस्थापित अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। इस तरह से अगर आप दूसरे एलिमेंट को भी ले सकते हो। अगर फेरस है तो फेरस को अगर कॉपर सल्फेट के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस। मतलब कि जब कोई भी धातु दूसरे धातु के लवण के साथ मिलेगा तो क्या करेगा? वो अपना लवण बना लेगा और दूसरा धातु वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब कोई भी मेटल जब किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ मिलेगा तो वह अपना मेटल सॉल्यूशन बना लेगा और दूसरा मेटल वहां से डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये प्रक्रिया उसमें होती है। ठीक है, आई बात समझ में? कि इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि एक मेटल के सॉल्यूशन दूसरे मेटल के साथ जब मिलता है
तो क्या करता है वह, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास रिएक्टिविटी दिया गया है और उससे अगर हम एक तरह के कैटेगरी वाले एलिमेंट है, समजातीय सिमिलर कैटेगरी के जो एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं, उनके रिएक्टिविटी को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना, सजाने की प्रक्रिया जो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो लिखो रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी लिखो किसी भी, या समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी वह सूची है, सॉरी ऐसा लिखो, सक्रिय श्रेणी, सक्रिय श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, नॉट आरोही, अवरोही मतलब घटते हुए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। लिखो द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, arrange in decreasing order is called reactivity series, reactivity series। मतलब कि जैसे में अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एलिमेंट दिया, कई सारे एलिमेंट, जैसे में सबसे ज्यादा, आप इसको 11th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल सीखेंगे, यहां पर आपको बस थोड़ा सा बता देते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सॉरी सिल्वर और गोल्ड। नाम पता है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लीड सीसा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे कम रिएक्टिविटी कॉपर का होता है, लोवेस्ट रिएक्टिविटी, सबसे कम अभिक्रियाशीलता, ठीक है। हाइड्रोजन का जो होता है वो सबसे जीरो रिएक्टिविटी होती है, और यहां पे पोटेशियम जो होता है हाई रिएक्टिविटी। मतलब उच्च अभिक्रियाशीलता या सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे क्या करता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, और सबसे कम अभिक्रियाशील। ये है अभिक्रियाशीलता की क्या चीज, घटता हुआ, घटती अभिक्रियाशीलता। ठीक है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है, और इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखो, जो रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम आपको मिल गया, अब इसके बाद अगली हेडिंग है कि मेटल एक दूसरे नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। हेडिंग डालिए, धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। अब देखो, तो
तुम 9th क्लास में चीजें पढ़े होगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हो, वहां पे पढ़ाया जाता है सेल किसे कहते हैं, सब सेल किसे कहते हैं, वहां पर अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है कि यहां पर एक छोटा सा ये ऑर्बिट होता है, इसके चारों तरफ जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये यहां पर न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस पे जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सभी 9th की कंसेप्ट है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है यहां 1 2 3 4 5 जो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, यह इसका सेल होता है, जिसको हिंदी में कक्ष कहते हैं। ठीक है, और जिसको 1 2 3 4 जो लिखे 1 2 3 4 5 लिखे, इसे हम लोग के एल एम एन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रत्येक सेल में जो होते हैं वह सब सेल की संख्या पाई जाती है। जैसे में जो के है उसमें एस, एल में एस पी डी एस पी, एम में एस पी डी, एन में एस पी डी एफ, ओ में एस पी डी एफ और जी। इस तरह से इनकी संख्या पाई जाती है। और प्रत्येक सब सेल में ये जो मिले आपको, ये सब के सब सेल है, मतलब उपकक्ष है। ठीक है, अब जो उपकक्ष में जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो S जो होता है उसमें सबसे कम एक इलेक्ट्रॉन और अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है। P जो होता है वो सबसे कम एक, अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन। D जो होता है वो कम से कम एक, अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन। और F कम से कम एक, अधिक से अधिक D में कम से कम अधिक से अधिक 10 और इसमें क्या होता है 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनों की डिवाइडेशन की जाती है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास ऑर्बिटल मिलते हैं, अब देखो अब मान लो कि चलो तुम लोग को ये लेवल नहीं पढ़ना है, 4 ही लेवल तुम लोग को तुमको बता देते हैं, क्योंकि बड़ा लेवल जो है 11th 12th में सीखना है। अब देखो जो एक पहले कक्ष में है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो मतलब पहले कक्ष का अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है। दूसरे कक्ष में क्या S और P का मैक्सिमम 6 और इसमें S में 2, तो इसमें होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। तीसरे में जो होता है 2 और 6 8, D का मैक्सिमम होता है 10, ये हो गया आपका 18। और यहां पे 2 और 6 8 10 18 और 14 कितना हो गया 32। आपको पता है इसी रूल पर 2 8 18 32 के रूल पर आगे जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी को इसी रूल पर हम लोग बांटेंगे। आई बात समझ में? इसी रूल पर 2 8 18 32 के रूल पर हम लोग बांटते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल को। हर एलिमेंट्स चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होकर हम इनर्ट गैस बन जाए, कुछ को छोड़कर, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इन लोगों को छोड़कर, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में चाहिए सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। सब कोई चाहता है कि हम क्या बन जाए इनर्ट गैस बन जाए। कैसे इनर्ट गैस बन जाए पढ़े हो? कौन कौन सी इनर्ट गैस होता है? हेमा मालिनी ने अर्जुन रामपाल को 0 रन पे आउट कर दी। हेमा मालिनी ने अर्जुन रामपाल को 0 रन पर आउट कर दी। तो हेमा मालिनी से होता है हीलियम, हेमा मालिनी ने नियॉन, अर्जुन रामपाल को आर्गन, को क्रिप्टन, ठीक है, 0
जेनॉन और रन पर आउट कर दिया रेडॉन। ये होते हैं इनर्ट एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे सबसे किनारे एलिमेंट होते हैं। ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, कम होती है। आप लोग के लेवल में तो नहीं होती है। जब आप हायर लेवल में जाएंगे तो कुछ एलिमेंट्स इसमें से रिएक्शन कर लेते हैं। मतलब कि इनके आउटर मोस्ट आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसमें होता है कितना 10। देखो इसी रूल को फॉलो करता है। 2 में 8 जोड़ो 10, फिर 8 जोड़ोगे 18, फिर 18 जोड़ोगे 36, फिर 18 जोड़ोगे 54, 32 जोड़ोगे 86। हर एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल 2, 8, 8, 18, 18, 32 इसी रूल को फॉलो करता है। हम आपको बताएंगे ये रूल कौन सा रूल है। ठीक है, अब जरा देखो, हीलियम जो है इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन जो होता है इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन जो है 2, 8, 8, इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो, फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद क्रिप्टन होता है 2, 8, 18 और 8। क्रिप्टन के बाद जेनॉन होता है 2, 8, 18, 18, 8 और जेनॉन के बाद रेडॉन होता है 2, 8, 18, 18, 32 और लास्ट में 8। जरा गौर से देखो, हर किसी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे लिख रहे हैं आपको पता है? हम एक का लिख के बताते हैं। नियॉन का होता है 10, तो लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6। मतलब पहले घर में 2 और ये दूसरा घर है तो कितना 8, 2 यहां और 6 यहां। ये कैसे लिखते हैं 1s2, 2s2? ये तो पढ़े होगे 9th क्लास में, पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 4d, 5s, 5p, 5d। एक मिनट बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6x, 6p, 7s। इसको ऐसे तिरछे काट दो, काटोगे ना तो सब कट जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे कट रहा है ना वैसे वैसे अरेंज कर दो। सबसे ऊपर कौन कटा है? 1s, फिर उसके बाद कौन कटा है? 2s, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे आना है 2p, फिर कौन कटा है? 3s, फिर आ गया 3p, फिर कौन कटा है? 4s, फिर आइए ऊपर 3d, 3d के बाद 4p और 4p के बाद 5s, उसके बाद 4d, फिर 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब इसी पर हमें सजाए हैं। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब हम कम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। नहीं विश्वास है, चलो हम क्रिप्टन 36 होता है, क्रिप्टन भरते हैं। क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। गिन लो कितना हो गया? 2, 4, 6, ऊपर गिरा रहता है 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30। कितना हो गया? 30 हो गया। तो हो गया 3d10, 3d10 तक आ गए हम लोग। उसके बाद आता है 4p6 आ गया। अब सजा लो। सजाओगे तो कैसे सजेगा? पहले आप इसको 1, 2, 3 वाले कर लो। यहां है ना 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद क्या है? 2p6 हो गया, 3s2, 3p6। ठीक है, और यहां 3d10 है, उसको पहले भी लिख लो क्योंकि 3 वाले एक साथ हो गए। और 4s2, 4p6। ठीक है, अब देख लो, इसमें 2 हुआ, इसमें 2 सेकंड नंबर पे कितने हो गए? 8,
यहाँ पे 3 3 3, ऊपर गिनो 2 6 8 10 18 और नीचे कितना 8। जरा देखो तो 2 8 18 8 कहां गया, 2 8 18 8 आया कि नहीं आया। तो इसी रूल से हम सारे पीरियड टेबल को सजाते हैं। आपको बताएं इस 8 को गेन करने के लिए हर एलिमेंट चाहता है, हर मेटल चाहता है कि हम इस 8 को गेन करें। हर किसी की इच्छा होती है कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसी को आगे चलकर हम लोग ऑक्टेंट रूल के नाम से जानते हैं, पढ़ाएंगे हम 8, जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे ना, वहां हम लोग को ऑक्टेंट रूल पढ़ना है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू गेन द आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन फॉर द कंप्लीट और ऑक्टेंट एंड देन बिलोंग टू इनर्ट गैस कैटेगरी। हर एलिमेंट ये चाहता है कि हमारे आखिरी मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ताकि हम क्या मिले, अक्रिय गैस की श्रेणी में चले जाए या निष्क्रिय गैस की श्रेणी में चला जाए। इस सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, मतलब निष्क्रिय गैस के नाम से या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अक्रिय का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जिनके पास क्रिया करने की टेंडेंसी नहीं होती, इसे अक्रिय गैस कहते हैं। तो हर एलिमेंट्स के पास ये टेंडेंसी पाई जाती है। अब देखिए, करें कि अगर इनको, अगर हम इसी का यूज हम आगे करेंगे, क्योंकि हम इसको मिटाते हैं अभी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको 9th क्लास की सारी चीजें जो है वही याद आ गई होगी। अब देखो, कहते हैं कि इसी रूल को फॉलो करता है मेटल और नॉन मेटल। देखो, धातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दें, सोडियम, सोडियम का आउटर मोस्ट में 11 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब इसके पास 2, इसके पास 8 और आउटर मोस्ट में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को देखोगे तो ये होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसके आउटर मोस्ट में यहां 2, यहां पर 8 और आखिरी में कितना 5, सॉरी 5 और 2 7। अब गौर समझो, हर किसी की इच्छा होती है कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 बच गया है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी, ये तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। तो ये ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो है क्लोरीन। मतलब ये सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्लोरीन है जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करेगा, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो जब सोडियम इसको देगा तो इसके ऊपर प्लस, और क्लोरीन जब लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। आई बात समझ में, मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जब इससे ले लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ये दिया तो इसके ऊपर क्यों माइनस चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो निगेटिव, भाई कहता है ना कर्जदार, रीढ़ी, रीढ़ी कहलाता है, हम लोग भी कहते हैं ना रीढ़ लेना, कर्ज लेना, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे लिया है तो इससे कर्ज लिया। ठीक है, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब देखो, ये जो पॉजिटिव था और यहां पर क्लोरीन क्या नेगेटिव, तो इनके बीच में एक रिश्ता बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, और इससे क्या होता है कि इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और इसी बॉन्ड को आगे चलकर हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड, और इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग आयनिक बंध। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है। अब देखो, ये आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, बड़ी मजबूत बॉन्ड होता है। आपको बता दें, इनकी टेंडेंसी चूंकि इलेक्ट्रॉन के लेने देने से बॉन्ड का निर्माण होता है, इसीलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इनकी गलनांक भी काफी ज्यादा होती है, इनकी क्वथनांक भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी लिखवाएंगे। तो इस तरह से अगर आप कोई भी एलिमेंट ले, कैल्शियम ले लो, एटॉमिक नंबर होता है 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां देखो 2 8 8 और 2,
8 2 10, 18 2 20 हो गया। अगर मान लो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p2, 2 और 2p4, कितना हो गया 2 और 6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कैल्शियम के आखिरी घर में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आखिरी घर में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको आउटर मोस्ट में 2 है, क्या करेगा? देगा। और ये क्या करेगा? इससे लेगा तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसको देता है। मतलब ये कैल्शियम पर कितना चार्ज आ गया? 2। और ऑक्सीजन के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ले लिया। ये जो डॉट से दिखाए किसका ऑक्सीजन है? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? -2। मतलब कैल्शियम के ऊपर +2 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या? -2। तो ये कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है। आई बात समझ में? तो ये भी कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई बॉन्ड है। आई बात समझ में? इसी तरह तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना कि कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2। ये के बीच में तिरछा गुणा करते हैं, 2 से 2 कट जाता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। पढ़े हो ना कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से मान लो कि हमारे पास अगर मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर होता है 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया? 2 8 और 2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम मान लो क्लोरीन को ही लेकर आए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5, मतलब 2 8 और आउटर मोस्ट में कितने? 7। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? ये मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा हो रहा है, तो क्लोरीन मैग्नीशियम क्या कहेगा? जाओ एक और क्लोरीन को बुला कर लेकर आओ। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। मतलब ये जो मैग्नीशियम जो था +2 और ये क्लोरीन जो था, दो क्लोरीन क्या किए? इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसके ऊपर माइनस। अब देखो मतलब कि एक Mg जो था एक तरफ एक क्लोरीन से और एक तरफ एक क्लोरीन से जुड़ा, ये क्या बना? इसके बीच में ये आयनिक बॉन्ड बना, तो इसीलिए आगे चल के इसको कहते हैं हम लोग MgCl2। तो इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं अपने आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहीं पर एक एलिमेंट हम एल्युमिनियम को ले लें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 2 8 और 3। मतलब एल्युमिनियम के आखिरी घर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो किसी क्लोरीन को बुला लें तो क्या करेगा? एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसको, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? Al के ऊपर एक 3+ चार्ज और क्लोरीन जो था अपना इलेक्ट्रॉन लिया, कितने क्लोरीन है? 3, इसके ऊपर माइनस, तो Al 3+ और 3Cl माइनस, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम। एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, तो ये मिलाकर क्या बना लेगा? AlCl3। इस तरह से ये क्या करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट दिए। कौन कौन? जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे कौन ले रहा है? क्लोरीन यहां इलेक्ट्रॉन लिया, यहां पे आप देखेंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है
वह कहलाता है नॉन मेटल। क्या कहलाता है? नॉन मेटल, अधातु। और जो इलेक्ट्रॉन देता है, एल्युमिनियम दिया, सोडियम दिया, कैल्शियम दिया, उधर कहीं मैग्नीशियम दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वह कहलाता है मेटल। तो लिख लो, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं या इलेक्ट्रॉन को देते हैं, या लिखो वह तत्व जो अपने अष्टक और द्विकोष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, उसे धातु कहते हैं। द एलिमेंट्स विच आर कंप्लीट ऑन ऑक्टेंट और डुप्लेट इज कॉल्ड मेटल, इज कॉल्ड मेटल। और लिखो, वे तत्व जो अपने अष्टक एवं द्विकष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अधातु कहलाते हैं। द एलिमेंट्स विच हैव कंप्लीट ऑन ऑक्टेंट एंड डुप्लेट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल। और तीसरा क्या होता है? वे तत्व जिनके अष्टक एवं डुप्लेट, अष्टक एवं द्विकोष्टक पूरा होता है, उसे निष्क्रिय गैस कहते हैं। द टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव ऑक्टेट एंड डुप्लेट फुल्ली कंप्लीट इज कॉल्ड इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो ये इनर्ट गैस की कैटेगरी में आते हैं। मेटल में क्या लिख लेंगे? धातु में क्या लिखोगे? यहां लिखवाए ना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो सब धातु में होगा। और अधातु में क्या लिखेंगे? जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो सारे अधातु होते हैं। अब इसके बाद जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जो कि आयनिक बॉन्ड बना। और तो इनके आयनिक बॉन्ड की बात करें तो कहते हैं कि सबसे पहली चीज कि इनके बीच में लगने वाले बॉन्ड जो होते हैं, इनके बीच के जो बंध होते हैं, बहुत मजबूत बंध होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से हुआ है, तो इसके बीच की जो दोस्ती होती है ना, बड़ी मजबूत दोस्ती होती है। ठीक है, मतलब आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाएं। मान लो कि देखो, जो बंध होता है वह दो तरह का बंध होता है। जनरली हम लोग दो तीन तरह के बंध पढ़ते हैं। मान लो कि एक एलिमेंट ए है और एक बी है। ठीक है, सपोज करो तीन तरह के लोग हैं। हम तुमको तीन बंध के बारे में बता रहे हैं। ठीक, मान लो कि ये ए जो है और बी दो लोग हैं। ये सपोज करो कि ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। ठीक है, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। समझते ही आज के जमाने की दोस्ती। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अब जरा बताना कि कौन से दोस्ती काफी अच्छी दिन तक चलेगी। बस तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मान लो कि यहां पे क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति हैं कि जब कि रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद क्या होता है कि खाना पीना खाया जाता है। और खाना पीना खाने के बाद जब बिल देने की बारी आती है, तो लड़की कहती है नहीं हम दे देंगे, लड़का कहता है नहीं हम दे देंगे। जब बिल देने की बारी आती है तो लड़का बिल देता है। तो मतलब कि सिर्फ एक देता है, दूसरा कुछ नहीं देता है। ध्यान रखना, एक देता है, दूसरा जो है कुछ नहीं देता है। तो इस तरह के बॉन्ड हुआ पहला। मतलब सिर्फ एक देगा, दूसरा उससे वापस कभी भी पार्टी में वापस उसको बिल या कहीं पर भी बिलिंग नहीं देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंध। ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक ऐसा बॉन्ड होता है
जहां पे इंटरेक्शन बड़ी अच्छी होती है, मतलब अपना सब कुछ इसको दे देता है, ध्यान रखेंगे, यह अपना सब कुछ इसको दे देता है। लालच मतलब कि यह अपना कुछ इसको नहीं वापस करता है, यह होता है सहसंयोजी बंध। एक होता है जो इसको जरूरत है, इसको क्या है, जरूरत है। मान लो कि सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं, ये दोनों जाते हैं मूवी देखने के लिए, सपोज करो ये दोनों व्यक्ति मूवी देखने जाते हैं, और मूवी देखने के दौरान सपोज करो कि टिकट का रेट लॉकडाउन में 100 रुपया लॉकडाउन से पहले था, ठीक है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मंदी आई, इनको पता नहीं था, और टिकट का दाम जो हुआ वह 150 रुपया हो गया, या मान लीजिए 200 रुपया हो गया। अब क्या होगा, ये लोग टिकट देख चले गए मूवी देखने के लिए, इनके पास सिर्फ 100 रुपया ही है। अब क्या होगा, मूवी का एक टिकट का दाम 200 रुपया है। मतलब कि कहानी ये हुआ कि ऐसे स्थिति में अब या तो ये लोग दोनों लोग घर चले आएंगे, नहीं तो कहेंगे कि 100 रुपया तुम हमको दे दो। ए बोलेगा बी से कि हम तुम्हारे काफी अच्छे गर्लफ्रेंड हैं, एक काम करो तुम हमको 100 रुपया अपना दे दो, हम मूवी देख लेते हैं, तुम बाद मत देखना, बाद में देख लेना। तो ये क्या बोलेगा कि नहीं तुम हमारी अच्छी बॉयफ्रेंड हो, हमारे, तो एक काम करो तुम हमको 100 रुपया दे दो। अब इसके बीच में लड़ाई होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करे जाएगा, तब एक नया व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति कहता है काम करो, क्यों लड़ रहे हो, इन तुम दोनों आपस में मिलाकर 100-200 रुपया कर लो, एक टिकट खरीद लो यहां से, और जब तुम टिकट खरीद लो मूवी जाकर देख लो, मूवी तुम बैठकर यहां पर आराम से देख लो, ठीक है। जैसे ही मूवी का इंटरवल होगा, इंटरवल के बाद तुम बाहर निकल जाना, अपना टिकट जो होगा इस व्यक्ति को दे देना। मतलब ए पहले मूवी देख लेगा इंटरवल से पहले, और उसके बाद जो मूवी बी जो होगा इंटरवल के बाद देख लेगा। और साधारण तौर पर कोई भी किसी भी फिल्म में इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद के पात्र कभी बदलते नहीं हैं। जो कास्टिंग वाले लोग होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि मूवी से पहले अगर कोई और अभिनेता है तो मूवी के बाद कोई और अभिनेता आ जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी एक्टर और एक्ट्रेस कभी सारे लगभग पात्र सेम होते हैं। तो कोई बात नहीं, तुम मूवी से पहले आधा तुम देख लेना, मूवी के बाद आधा हम देख लेंगे, दोनों रास्ते में मिलकर डिस्कस कर लेंगे, आधी कहानी तुम बता देना, आधा कहानी हम बता देंगे। ये दोस्ती कितनी मजबूत होगी। मतलब कि ऐसी स्थिति में ये अपना इनको भी शेयर किया और ये इतना कुछ शेयर इनको किया, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इनको दिया, मतलब अपने कुछ पैसा इनको दिया, तो ये भी क्या किया, इनको दिया। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं हम लोग संयोजी बंध। मतलब आपस में संयोग करके दिया जाता है। आई बात समझ में, इसको कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरी कंडीशन क्या आएगी कि मान लो कि इसके पास 200 रुपए का टिकट था और इस ए के पास 300 रुपया था, तो क्या करेगा, अपना कहेगा कोई बात नहीं, चलो तुमको 100 रुपया हमसे ले लो, 100 रुपया हमसे ले लोगे, तुमको इस समय जरूरत है तो तुम हमसे 100 रुपया ले लो। अब इस मूवी को देखकर छोड़कर अच्छे जगह पर आओ। मान लो कि एग्जामिनेशन हॉल में गए हो और प्रैक्टिकल का पैसा जमा करना है, ठीक है, और एक दोस्त बी है उसके पास पैसा है ही नहीं, और ए के पास मान लो कि प्रैक्टिकल का 100 रुपया जमा करना है और तुम्हारे पास 200 रुपया है, इसके पास 0 रुपया है, तो क्या करेगा। इस विषम परिस्थिति में इसके पास पैसा नहीं है, बैठ के रो रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम फेल हो जाएंगे। दोस्त ए आता है, कहता है क्यों परेशान हो, हम है ना, तुमको 100 रुपया दे देते हैं। मतलब इसके पास 100 रुपया प्रैक्टिकल का जमा कर दिया, 100 रुपया जमा कर दिया। मतलब विषम परिस्थिति में इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसके पास पैसा नहीं था और फिर अपना पैसा दिया। इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। ये लालच वाली कहानी है, हमेशा इसके पास है पर ये इससे लेता रहता है, ये अलग कहानी है। और इसमें क्या इसकी है नहीं, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको अपना पैसा देता है, इसकी जरूरत है।
तब ये क्या करेगा, 100 रुपया इसको मिलेगा तो अपना प्रैक्टिकल का पैसा जमा करेगा। तो आप बताओ तीनों में सबसे मजबूत दोस्ती किसकी होगी? ये जरूरत है तो विषम परिस्थिति में मदद किया, ये आपस में साझेदारी किया, और ये जो है जरूरत नहीं होने के बाद भी खर्चा करवा रहा है। तो सबसे कमजोर बंद होगा ये इनके बीच में होगा। लड़का क्या कहेगा, अरे कुछ दिन तक चलेगा, कहेगा अरे बहुत खाने वाली है, भगाओ इसको, कोई और खोजो। इनके बीच में क्या होगा, मजबूत अच्छी चलेगी, कुछ तुम शेयर करो कुछ हम शेयर करते हैं, और इसके ये बंदा इसको कभी नहीं भूल सकता है क्योंकि इसकी जरूरत पर एक काम दिया है। तो सबसे मजबूत कौन सा होगा, ये होगा। आई बात समझ में? और आपको बताएं ये जो मजबूत है इसी बॉन्ड को आगे चलकर हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब सोडियम के आखिरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आखिरी घर में 7 इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन ने क्या चाहा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हम भी 8 बन जाएंगे, और इसके पास ऑलरेडी 8 हो गया। तो इसके जो बॉन्ड बनता है, ये जो आयनिक बॉन्ड होता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? तो आप एक काम करो, प्रॉपर्टी लिखो, फटाफट लिखो। भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं बहुत कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस एवं बहुत कठोर होते हैं। यह यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे में NaCl नमक को देखे हो, नमक को क्या करोगे, अगर उसे कस के मल दोगे तो ब्रेक कर जाता है, पर वो होता कैसा, सॉलिड होता है। दूसरा लिखो, गलनांक एवं क्वथनांक। देखो आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए, क्योंकि अंतर आयनिक इनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं अंतर आयनिक आकर्षण बल, इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हो गया। तीसरा पॉइंट पर लिखो, घुलनशीलता। वैद्युत संयोजिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं तथा किरोसिन, पेट्रोल इत्यादि विलायकों में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील को अविलेय भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, विद्युत चालकता। किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। अर्थात या ऐसे लिखो, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालन करने लगते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं
एवं विद्युत का चालन करते हैं। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला लिखो फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड आर समव्हाट हार्ड because of the strong force of attraction between positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Pressure is applied. Next लिखो melting point, melting and boiling point. देखो ionic compounds having high melting and boiling points. This is because considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. Next लिखिए solubility. Electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. Next point पे लिखिए conduction of electricity. लिखो the conduction of electricity through a solution involve the movement of charge particle. A solution of ionic compound in water contain ions which move to opposite electrode when electricity is passed through the solution. Ionic compound is solid state, so do not conduct electricity because movement of ion in solid is not possible due to their rigid structure. But ionic compound conduct electricity in molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to their heat. Thus the ion move freely and conduct electricity. मतलब कि जैसे ही अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा तो ये कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड रहता है। लेकिन जैसे ही जब इसके किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो सोडियम क्या करेगा, टूटेगा। जो सोडियम होगा वह Na और एक इलेक्ट्रॉन में टूटेगा और क्लोरीन जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- आयन बनाता है। अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तब आसानी से क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे सॉलिड स्टेट में कभी भी कोई मेटल विद्युत का कंडक्टिविटी नहीं होता है, लेकिन जैसे उसको पानी में डाल देते हो तब वो क्या करता है, वो मेल्ट होता है, ब्रेक होता है और तब जाकर वो कंडक्टिविटी को फॉलो करता है। आई बात समझ में। आप कभी देखे होंगे आपके घरों में जो अर्थिंग लगाई जाती है वहां पर रॉड डालकर वहां पर नमक डाली जाती है और फिर पानी डाला जाता है। नमक क्या होता है, कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए इतना ही आज के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर फिर भी कोई बात नहीं, आप थोड़ा पेशेंस के साथ रहकर उसको देख लीजिएगा। हम अगले क्लास में ओर्स और क्या कहते हैं मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।